हेलो एवरीवन, आप सभी का पीएस लीगल क्लासेस में स्वागत है। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं लिमिटेशन एक्ट में वो है सेक्शन 3 बार ऑफ लिमिटेशन। सेक्शन 3 का इंट्रोडक्शन पार्ट हम पहले 2 लेक्चरों में कवर कर चुके हैं। आज हम सेक्शन 3 का जो बेयर एक्ट में दे रखा है पोर्शन उसे कवर अप करेंगे। देखिए सेक्शन 3 क्या कहता है। Subject to the provisions contained in section 4 to 24 inclusive, every suit instituted, appeal preferred and application made after the prescribed period shall be dismissed. shall में dismissed को underline कर लीजिए आप, although limitation has not been set up as a defense. देखिए subject to the provision वाली लाइन को तुम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका जनरल रूल पढ़ते हैं। वो क्या कहता है, एवरी सूट इंस्टीट्यूटेड, अपील प्रिफर्ड एंड एप्लीकेशन मेड आफ्टर द प्रिस्क्राइब पीरियड शैल बी डिसमिस्ड। ये कहना चाह रहा है कि जो सेक्शन लिमिटेशन एक्ट ने लिमिटेशन फिक्स किया है, लिमिटेशन एक्ट ने किसी भी सूट, अपील या एप्लीकेशन के लिए लिमिटेशन पीरियड फिक्स किया है, उस लिमिटेशन पीरियड के एक्सपायर होने के बाद यदि कोई सूट, अपील या एप्लीकेशन आती है तो इट शैल बी डिसमिस्ड। कोर्ट बाउंड है इसे डिसमिस करने के लिए, जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं। भले ही डिफेंडेंट ने लिमिटेशन एज अ ग्राउंड ऑफ डिफेंस नहीं लिया हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि डिफेंडेंट चल के खुद सवाल नहीं उठाता, कि वो अपना डिफेंस नहीं उठाता या अपना ऑब्जेक्शन नहीं उठाता। वो ये नहीं कहता कि देखिए साहब जो प्लेंटिफ सूट लाया है वो लिमिटेशन में नहीं है। वो भले इस मुद्दे को मत उठाए तो भी कोर्ट बाउंड है इसे डिसमिस करने के लिए। ऐसे मुद्दे को हम प्रीलिमिनरी इशू कहते हैं। सीपीसी ऑर्डर 14 रूल 2 अनुसार इसे प्रीलिमिनरी इशू कहते हैं। मतलब कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि सूट विद इन लिमिटेशन आई है या नहीं आई। यदि नहीं आई है तो कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं चलेगा। कोर्ट इज बाउंड टू डिसमिस सच सूट, अपील एंड एप्लीकेशन। चलिए फिर उसके बाद लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24। मतलब जनरल रूल तो ये है कि आप लिमिटेशन पीरियड में आइए, यदि नहीं आएंगे तो हम सूट क्या करेंगे, डिसमिस करेंगे। हम सूट क्या करेंगे, डिसमिस करेंगे। और यदि इससे बचना चाहते हैं तो प्लेंटिफ को क्या बताना पड़ेगा कि मैं धारा 4 से लेके 24 तक, मतलब सेक्शन 4 to 24 वाले मैटर में आता हूं, उनके प्रोविजंस में आता हूं, तो सूट डिसमिस नहीं होगी। तो सूट क्या नहीं होगी, डिसमिस नहीं होगी। कैसे समझिए, देखिए जनरल रूल तो सिंपल सा ये था कि भाई आप लिमिटेशन पीरियड में नहीं आए तो हम सूट डिसमिस करेंगे आपकी। और 4 to 24 क्या कह रहा है कि मान लीजिए किसी सूट के लिए लिमिटेशन पीरियड क्या है, 3 साल है, और आप आखिरी दिन पधारे कोर्ट सूट लेके। आप कोर्ट आए थे कि 1 घंटे बाद, मतलब आप सूट फाइल करना चाह रहे थे, आपने सोचा 10 बजे कोर्ट खुलेगा, मैं 11 बजे पहुंच जाता हूं, पर 10:30 पे तो छुट्टी डिक्लेयर कर दी सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट। तो उस दिन क्या हो गई, छुट्टी। तो आप तो गए, आप तो सूट फाइल करने से रह गए ना। तो उस अवस्था में सेक्शन 4 क्या कहता है, सिंपल सी बात कि जिस दिन कोर्ट क्लोज है तो उस दिन, जिस दिन आपका लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर हो रहा है उस दिन आपका कोर्ट बंद है। तो उस अवस्था में जो नेक्स्ट वर्किंग डे होगा उस दिन आ जाइए, तो भी हम क्या मानेंगे, आपकी सूट विद इन लिमिटेशन है। भले ही कोर्ट नॉर्मल वर्किंग आवर्स से थोड़ी देर पहले ही क्यों नहीं बंद हो गया हो, तो भी उस दिन छुट्टी मान, मतलब 4 बजे कोर्ट बंद होता है, 3 बजे भी उस दिन छुट्टी डिक्लेयर कर दी, तो भी हम यही मानेंगे क्या है, उस दिन छुट्टी थी, तो आपको फायदा मिलेगा। ऐसे ही जो 4 से 24 के जो फायदे हैं उनके बारे में ही चर्चा कर रहे हैं अपन। जैसे एक अभी अपन ने पढ़ा कि जिस दिन कोर्ट क्लोज है, लास्ट दिन जिस दिन लिमिटेशन एक्सपायर और उसी दिन आ रहे हो और छुट्टी है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे आओगे तो भी हम यही मानेंगे आप विद इन लिमिटेशन में आए हो। ऐसे ही मान लीजिए आपको जाना था सिविल कोर्ट में, लिमिटेशन पीरियड है उदाहरण बतौर 12 साल, ठीक है, बहुत बढ़िया। और आप 10th ईयर में गए, 10वें साल में गए सिविल कोर्ट में, ठीक है। सिविल कोर्ट
सुन रहा था 4 साल बाद सिविल कोर्ट को पता चला ये तो मैटर रेवेन्यू कोर्ट का है। ये किसका मैटर है? रेवेन्यू कोर्ट का मैटर है। तो अब तो उन्होंने कहा हम तो नहीं सुन सकते, प्रॉपर कोर्ट इस चीज के लिए क्या है? रेवेन्यू कोर्ट है, वहां जाइए आप। चलिए, उन्होंने प्लेंट वापस कर दी। तो ओरिजिनल लिमिटेशन पीरियड कितना था? 12 साल। 10वें साल में आप पहुंच गए कोर्ट में, ठीक है, पर कोर्ट ने डिसाइड करने में 4 साल लगा दिए। तो देखा जाए तो आप अपने लिमिटेशन से 2 साल ज्यादा चले गए। उसके बाद कोर्ट रिटर्न कर रहा है प्लेंट, तो आप प्रॉपर ऑफ कोर्ट में जा रहे हो, रेवेन्यू कोर्ट में। वहां रेवेन्यू कोर्ट डिसमिस करता है आपकी, या डिफेंडेंट मुद्दा उठाता है कि इनकी लिमिटेशन, इनकी जो सूट है वो बार्ड बाय लिमिटेशन है। तो भी यदि हम दिमाग लगाएं तो हमारे पास ओरिजिनली 2 साल बचे थे, क्योंकि हम 10वें साल में आ गए थे। तो रॉन्ग कोर्ट में आने से हमें क्या मिलेगा? फायदा मिलेगा 2 साल का। तो 4 साल बाद भी जब कोर्ट ने रिटर्न करी प्लेंट, तो आपके पास 2 साल है रेवेन्यू कोर्ट में आने के लिए। यदि समझ में नहीं आया तो मैं इसे एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। देखिए, मान लीजिए ए को बी के खिलाफ सूट फाइल करनी थी, ठीक है, और उसका लिमिटेशन पीरियड है 12 इयर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो वो लिमिटेशन पीरियड 1 जनवरी 2000 को चालू होता है। तो 12 साल कब होते हैं? 1 जनवरी 2012 को, ठीक है। मान लीजिए ए 1 जनवरी 2010 को सिविल कोर्ट में अपनी सूट फाइल करता है। सिविल कोर्ट 26 जनवरी 2014 को कहता है कि ये तो सूट जानी चाहिए रेवेन्यू कोर्ट में। सही कह रहा हूं? बिल्कुल। तो इस तारीख को कोर्ट ने प्लेंट रिटर्न कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप 30 जनवरी 2014 को रेवेन्यू कोर्ट में गए, तो रेवेन्यू कोर्ट क्या कहेगा? आपका तो लिमिटेशन कब एक्सपायर हो गया था? 1 जनवरी 2012 को ही एक्सपायर हो गया, तो अब हम सूट नहीं सुनेंगे। तो आप उसमें कहोगे क्या? क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन सेक्शन 4 to 24। यदि हम इसमें आ गए तो जनरल रूल एप्लीकेबल नहीं होगा। जनरल रूल क्या कहता है? विद इन लिमिटेशन नहीं आओगे तो सूट डिसमिस होगी। पर हम कहां आ गए? सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड 4 to। यदि इनमें आ गए तो सूट भली लिमिटेशन के बाद आएगी तो भी एडमिट होगी, डिसमिस नहीं होगी। तो हमारे 2 साल तो खराब हो गए ना, 2012 से 2014 तक चला। पर ओरिजिनली तो हम कब आ गए थे? 1 जनवरी 2002, तब भी हमारे पास कितने? 2 साल बचे थे, 2 इयर्स। तो जब कोर्ट ने रिटर्न करी 26 जनवरी, इससे हमारे पास 2 साल हैं। तो मतलब 26 जनवरी 2016 तक हम यदि सूट रेवेन्यू कोर्ट में फाइल करते हैं, किसमें? रेवेन्यू कोर्ट में, तो वो सूट क्या मानी जाएगी? विद इन लिमिटेशन मानी जाएगी। ये जो चीज मैंने आपको समझाई है, ये सेक्शन 14 से समझाइए, ठीक है। तो वो आया ना, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन 4 to 24। 4 से लेके 24 के बीच में यदि मामला आता है तो आपको क्या है? आपका राइट है कि वो सूट डिसमिस नहीं होनी चाहिए, कोर्ट सुनेगा। चलिए अब देखते हैं क्लॉज 2। फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, मतलब लिमिटेशन एक्ट के पर्पज से यदि हम देखेंगे तो सूट हम मानेंगे क्या? कि सब सेक्शन 1 के अंतर्गत आपने सूट क्या कर दिए? इंस्टीट्यूट कर दिए। लिमिटेशन एक्ट के अनुसार विद इन लिमिटेशन एक्ट में आपने सूट इंस्टीट्यूट फाइल कर दिए। कब? देखिए कब। इन एन ऑर्डिनरी केस, ऑर्डिनरी केस से मतलब पॉपर सूट के अलावा, वो ऑर्डिनरी केस, व्हेन द प्लेंट इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर। यदि आपने सूट विद इन लिमिटेशन में लेके आए और प्रॉपर ऑफिसर को प्रेजेंट कर दी प्लेंट अपनी, किसको?
प्रॉपर ऑफिसर को आपने प्लेंट प्रेजेंट कर दी, तो अभी हम क्या मानेंगे, आप विद इन लिमिटेशन ही लेके आए हो। कैसे, समझिए आप। मान लीजिए सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी फाइल करी हमने, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी हमने फाइल करी उसका लिमिटेशन पीरियड 3 साल है। 1 जनवरी 2020 को लिमिटेशन पीरियड चालू होता है, तो 31 दिसंबर 2023 को तो खत्म होता होगा मोटा मोटा, ठीक है। हो सकता है लिमिटेशन पीरियड की कैलकुलेशन में कोई छोटी मोटी मैं गलती कर जाऊं, तो उस चीज के लिए माफ कर दीजिएगा, ठीक है। तो 3 साल का लिमिटेशन पीरियड है, ठीक। तो आप मान लीजिए 31 दिसंबर 2023 को आए, या 1 जनवरी 2023 हुई होगा, हाँ सही बोल, 1 जनवरी 2023 होगा लास्ट डे, ठीक है, उस दिन आ, तो उसकी जगह आप आए 31 दिसंबर 2022 को आए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट डे ऑफ लिमिटेशन आप आए और आपने प्लेंट प्रॉपर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट को दे दी, तो अभी हम क्या मानेंगे, विद इन लिमिटेशन। तो इससे एक चीज समझ में आई, यदि प्लेंट में कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं दी, स्टैंप पूरे नहीं दिए, और उसके लिए कोर्ट ने आपको टाइम दिया कितना, कि 20 दिन में जमा कर दीजिए, तो कैलकुलेशन के हिसाब से तो क्या 31 दिसंबर 2022 के बाद से तो लिमिटेशन पीरियड एक्सपायर, आपका प्लेंट प्रेजेंट करना ही सफिशिएंट है। मेयर प्रेजेंटिंग ऑफ प्लेंट इज सफिशिएंट फॉर द पर्पस ऑफ इंस्टीट्यूटिंग सूट विद इन द लिमिटेशन एक्ट। भले उसका रजिस्ट्रेशन नंबर 2 महीने बाद जारी किया हो कोर्ट ने, आपने कोर्ट फीस प्रॉपर नहीं दी, तो उसमें हो सकता है कोर्ट ने आपको 20 दिन दिया हो, उसके बाद दोगे, उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होगा, तो भी हम माने। सिर्फ आप प्लेंट लिया है ना लिमिटेशन एक्ट में और प्रॉपर ऑफिसर को दे, तो हम मान लेंगे आपने सूट विद इन लिमिटेड, उसके बाद वाली कार्रवाइयां आप कभी भी करते रहना। तो इस चीज को हमने पहले भी पढ़ा था एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एक्ट में, कि लिमिटेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ द प्रोसीडिंग पर लागू होता है, ना कि उसके कंटिन्यूएंस पे। वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। सेक्शन 3 क्या कह रहा है कि यदि आप प्लेंट विद इन लिमिटेशन प्रॉपर ऑफिसर के सामने पेश कर दी, बहुत है, बाकी कार्रवाइयां होती रहेंगी, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो अभी हम क्या मानेंगे, हम विद इन लिमिटेशन में आ गए हैं। बोलो, आई बात समझ में नहीं है? तो उससे एक चीज समझ में आई, यदि ऑर्डर 7 रूल 11 में कोर्ट फीस देने के लिए कोर्ट ने समय दिया है, तो अभी हम क्या मानेंगे, विद इन लिमिटेशन। ऑर्डर 7 रूल 10 अनुसार रिटर्न भी कर दिए प्लेंट, तो अभी हम क्या मानेंगे, विद इन लिमिटेशन आए थे। और भली रजिस्ट्रेशन नंबर देने में भली 4 महीने 5 महीने समय निकल गया हो, मतलब आपका लिमिटेशन एक्ट लिमिटेशन पीरियड जिस दिन लास्ट था उसी दिन आपने सूट फाइल करी, और उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर जारी होने में 4 महीने लग गए, उसके बाद डिफेंडेंट को समन जारी हो, तो डिफेंडेंट आके ये नहीं कह सकता कि सर ये तो विद इन लिमिटेशन नहीं है, ये तो एक्सपायर हो गया। तो उसको हम बताएंगे, देख भैया आखिरी दिन था, उस दिन आ गए, रजिस्ट्रेशन नंबर अब हमने जारी किया है 4 महीने बाद, प्लेंटिफ तो विद इन लिमिटेशन आ गया है। बोलिए, आई बात समझ में? यहां तक तो आई बात समझ में। इन केस ऑफ पॉपर सूट का मतलब होता है सूट बाय इंडिजेंट पर्सन, सूट बाय इंडिजेंट पर्सन। तो इसके बारे में ऑर्डर 33 सीपीसी में बता रखा है कि कौन होता है इंडिजेंट पर्सन, ठीक। तो यदि इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल कर रहा है, तो एक चीज समझिए, ऑर्डिनरी केस और पॉपर सूट के केस में लिमिटेशन पीरियड नहीं बदलता, सूट सेम ही होती है, रिकवरी ऑफ मनी, पोजेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सूट तो सेम रहती है। फर्क इतना होता है कि बस पॉपर सूट में आदमी कोर्ट फीस नहीं दे पाता, इसलिए हम उसको सूट बाय इंडिजेंट पर्सन बोलते हैं, और यदि फीस देने में सक्षम है तो वो ऑर्डिनरी केस है, बस इतना समझ। पर यदि पॉपर सूट आप फाइल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है कि आपने फाइल कर दी तो कोर्ट मान लेगा पॉपर सूट, नहीं, आपको पहले एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ती है कोर्ट में, क्या, कि मैं एज अ पॉपर सूट फाइल करना चाहता हूं, तो आप मुझे इजाजत दीजिए। कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल होती है ऑर्डर 33 के अंतर्गत कि मैं एज अ इंडिजेंट पर्सन सूट फाइल करना चाहता हूं, तो प्लीज मुझे परमिशन ग्रांट कीजिए, तो तब आप एप्लीकेशन, तो उस अवस्था में
इन केस ऑफ अ पॉपर व्हेन हिज एप्लीकेशन फॉर लीव, लीव का मतलब परमिशन, लीव का मतलब परमिशन, टू सू एज अ पॉपर इज मेड, मतलब लिमिटेशन पीरियड में यदि आपने एप्लीकेशन दे दी तो हम मानेंगे आप विद इन लिमिटेशन पीरियड में ही है, भली परमिशन ग्रांट करने में कोर्ट ने कितना ही समय ले लिया। यदि आप आखिरी दिन आपने एप्लीकेशन फाइल करी और उसके बाद परमिशन ग्रांट करने में कोर्ट ने भली 1 साल का समय ले लिया, तो भी हम क्या बोलेंगे, आपने सूट विद इन लिमिटेशन फाइल करी है, भली आप प्रॉपर सूट फाइल ही क्यों नहीं कर रहे हो। बोलिए आई बात समझ में। थर्ड पॉइंट देखिए, इन केस ऑफ अ क्लेम अगेंस्ट अ कंपनी विच इज बीइंग वाइंड अप बाय द कोर्ट व्हेन द क्लेमेंट फर्स्ट सेंड्स हिज क्लेम टू द ऑफिशियल लिक्विडेटर। इसका मतलब है यदि कोई कंपनी वाइंड अप हो गई है तो उस अवस्था में सूट माना जाएगा कि आपने विद इन लिमिटेशन फाइल कर दी। यदि कब, जब आपने अपना क्लेम किसको भेज दिया, लिक्विडेटर को पहली बार भेज दे कि आके भैया कैलकुलेट कर लो कि कंपनी पे कितना उधार बन रहा है, पार्टनर्स को कितना मिलना चाहिए, कंपनी का कितना प्रॉफिट बचा, वो सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लो। यदि आपने विद इन लिमिटेशन क्लेमेंट ने ऑफिशियल लिक्विडेटर को एप्लीकेशन भेज दी क्या के कैलकुलेशन, तो हम मानेंगे कि आपने क्या किया है, विद इन लिमिटेशन सूट फाइल की है। बोलिए आई बात समझ में, ठीक। बी पॉइंट, फॉर द पर्पज ऑफ दिस एक्ट, बी पॉइंट में क्या, एनी क्लेम बाय वे ऑफ सेट ऑफ और ऑफ अ काउंटर क्लेम shall be treated as a separate suit and shall deem to have been instituted। मतलब यदि आप किसी सूट में सेट ऑफ क्लेम कर रहे हैं या काउंटर क्लेम कर रहे हैं, तो सेट ऑफ को तो आप जानते हो, यदि कम अमाउंट क्लेम कर रहे हैं दूसरी पार्टी से या इक्वल अमाउंट क्लेम कर रहे हैं तो सेट ऑफ होता है, और यदि उसकी डिमांड से ज्यादा आप क्लेम कर रहे हैं तो दैट इज काउंटर क्लेम। या आपने पढ़ा होगा सीपीसी में इसके बारे में, सेट ऑफ और काउंटर क्लेम के बारे में, ठीक है। तो देखिए यदि आप सेट ऑफ क्लेम करें तो हम ये मानेंगे आपने विद इन लिमिटेशन सेट ऑफ क्लेम कर लिया। कब, तो देखिए इन द केस ऑफ सेट ऑफ ऑन द सेम डेट एज द सूट इन विच द सेट ऑफ इज प्लीडेड, मतलब जिस दिन सूट फाइल करी है उसी दिन आपने सेट ऑफ क्लेम कर लिया, तो हम मानेंगे सेट ऑफ जिस दिन सूट फाइल की है, जो सूट फाइल करने की डेट है वो ही सेट ऑफ की मान ली जाएगी। मतलब सूट फाइल करने में आपने सेट ऑफ क्लेम कर लिया तो हम यही मानेंगे जिस दिन सूट फाइल करी थी आप उसी दिन आ गए। और काउंटर क्लेम ऑन द डेट ऑन विच द काउंटर क्लेम इज मेड इन कोर्ट, मतलब जिस दिन आपने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करी है जिसके अंतर्गत आपने काउंटर क्लेम किया है, हम यही मानेंगे आपने उसी दिन ही क्या, मतलब रिटर्न स्टेटमेंट वाले दिन ही आपने क्या कर दिया था, काउंटर क्लेम कर लिया था। बोलिए आई बात समझ में। सी पॉइंट, एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन, नोटिस ऑफ मोशन का मतलब होता है हाई कोर्ट की इजाजत पे, इज मेड व्हेन द एप्लीकेशन इज प्रेजेंटेड टू द प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट। इस एक्ट के अनुसार यदि हाई कोर्ट में कोई सूट फाइल करनी है, अपील फाइल करनी है, एप्लीकेशन कुछ भी फाइल करनी है, और हाई कोर्ट तभी सुनेगा उस मैटर को जब आपने हाई कोर्ट से इजाजत ली हो। क्या ली हो, इजाजत ली हो कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, तो उस अवस्था में आपने एप्लीकेशन प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट कोर्ट, मतलब प्रॉपर ऑफिसर ऑफ हाई कोर्ट को दे दी है वो एप्लीकेशन विद इन लिमिटेशन, तो हम यही मानेंगे कि आप विद इन लिमिटेशन आए थे। मतलब कैसे, सुनिए, जैसे सीआरपीसी में दे रखा है कि आपको यदि एक्विटल के खिलाफ अपील फाइल करनी है हाई कोर्ट में तो आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको पहले इजाजत, एन एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन फाइल करनी पड़ती है। मोशन का मतलब होता है इजाजत लेना। तो यदि जो अपील का लिमिटेशन पीरियड मान लीजिए 90 दिन है और आपने 89 डे वो एप्लीकेशन फाइल कर दी कि हम एक्विटल के विरुद्ध अपील लाना चाहते हैं, और उसके बाद क्या मेमोरेंडम ऑफ अपील का पूरा फॉर्मेट बना के भले आपने 95th डे दिया होगा, तो भी हम क्या मानेंगे, आप विद इन लिमिटेशन आए हैं। बोलिए आई बात समझ में। तो आपको पहले एप्लीकेशन देनी है कि हमको इजाजत दीजिए अपील फाइल करने की। यदि वो आपने एप्लीकेशन फाइल कर दी जो अपील का लिमिटेशन पीरियड है, तो हम यही मानेंगे आप विद इन लिमिटेशन में आए। भले ही उसके बाद मेमोरेंडम ऑफ अपील, हाई कोर्ट की इजाजत, वो कितना ही समय लग गया उसके बाद,
बोलिए आई बात समझ में? चलिए अब यहां लिखा हुआ है सी पॉइंट में प्रॉपर ऑफिसर ऑफ दैट को। तो देखिए हाई कोर्ट के केस में जनरली तो प्रॉपर ऑफिसर होता है रजिस्ट्रार जनरल, मतलब आपको पहली बार एप्लीकेशन फाइल करोगे किसके पास? रजिस्ट्रार जनरल। पर ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, मतलब यदि कोई मैटर हाई कोर्ट के सामने ऑलरेडी पेंडिंग चल रहा है और उसमें आप कोई मामला लाना चाह रहे हो जिसमें एप्लीकेशन बाय नोटिस ऑफ मोशन की जरूरत पड़ती है, तो उस अवस्था में हाई कोर्ट ही प्रॉपर ऑफिसर होता है। बोलिए आई बात समझ? तो आज हमारा सेक्शन 3 पूरा हो गया है। थैंक यू।